ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। नवपाषाण युग के अंतिम चरण में पत्थरों के साथ धातु का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। वस्तुतः धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। अनुमानित है कि तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजार, हथियार व उपकरण व्यवहार में लाए गए। इसलिए ताम्र युग को ताम्र पाषाणिक काल या कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। लेकिन तकनीक की दृष्टि से ताम्र पाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। इसलिए यहां हम सर्वप्रथम ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां ताम्र पाषाण काल से जुड़े घटनाओं और तथ्यों के संदर्भ में भारत की प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों को जानने का सफलतम प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया था और साथ ही उसने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। इस काल का मानव अब खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादनकर्ता बन गया था। कृषि कार्य में प्राय स्त्रियां संलिप्त थीं तथा शिकार में पुरुष संलग्न थे। हालांकि कृषि कर्म अभी विस्तृत पैमाने पर नहीं था, जबकि क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया नामक स्थलों पर नवपाषाण काल में उन्नत खेती करने के प्रमाण मिलने शुरू हो गए थे। सिंचाई व्यवस्था की भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इन सभी उपलब्धियों के लिए किसी विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। कालांतर में जब मानव स्थायी तौर पर बसने लगा और जनसंख्या वृद्धि के कारण उनके भरण पोषण के लिए अत्यधिक उपज की आवश्यकता पड़ी, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीक के विकास पर जोर दिया गया। तकनीकी क्षेत्र में यह परिवर्तन मुख्यतः धातुओं के आविष्कार से फलित हुआ। परिणाम स्वरूप उस समय के समाज में वृहत स्तर पर परिवर्तन दिखाई दिए। ऐसा इस काल में तांबे से बने औजार पत्थरों से बने औजार की तुलना में अधिक प्रभावशाली थे, क्योंकि इसे पत्थरों की अपेक्षा तीक्ष्ण और मनचाहे आकार में आसानी से ढाला जा सकता था और इसे पिघलाना और इससे औजार बनाना काफी आसान था। जबकि तांबे को प्रयोग में लाने के लिए उस समय के मानवों को धातु ज्ञान का होना आवश्यक था। पहले उसे अलग करना या इससे पूर्व उसे वैसे ही पीट कर इच्छानुसार औजार में परिवर्तित करना आसान था, क्योंकि इनको गलाने में कम समय लगता था। इसके लिए पर्याप्त तापमान का होना आवश्यक है। यह समस्त कार्य एक विशेषज्ञ ही कर सकता था। इस प्रकार समाज के ऐसे निपुण वर्ग की उत्पत्ति हुई जो अन्न उत्पादन की प्रक्रिया में लगा हुआ था। इस वर्ग की खाद्य जरूरतों की पूर्ति कृषक वर्ग करता था तथा कृषकों के लिए औजार तथा जरूरी वस्तुओं की पूर्ति यह कारीगर वर्ग करता था। संभवतः समाज के ये दोनों वर्ग एक दूसरे पर आश्रित हो गए थे। तांबे के ज्ञान तथा इसके औजारों के प्रयोग से समाज में न केवल एक नए वर्ग का उदय हुआ, हालांकि इसके साथ ही नवपाषाण कालीन समाज की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन की जिजीविषा का संचार हुआ, क्योंकि समाज के इस विशेष कारीगर वर्ग को उसी अतिरिक्त उत्पादन में से ही अनाज दिया जाता था। भारतीय पुरातात्विक अन्वेषकों के द्वारा खोजबीन से भारत के अलग अलग हिस्सों में मिले ताम्र युगीन स्थलों के साक्ष्यों से ये प्रतीत होता है कि वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। भारत में ताम्र पाषाणिक काल की बस्तियां
दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भाग में पाई गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबा की जरूरतों के फलस्वरूप इस काल में व्यापारिक गतिविधियों की भी शुरुआत हुई होगी। संभवतः देखा जाए तो यह विनिमय प्रणाली वस्तुओं के आदान प्रदान पर आधारित थी। वन संपदा को बढ़ावा देने में घुमक्कड़ कबीलों या आदिवासियों का विशेष योगदान रहा होगा, क्योंकि इन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमने के कारण विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जानकारी रहती थी। ताम्रपाषाणीय युग में धातु ज्ञान के अतिरिक्त और भी बहुत चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे कुम्हार की भट्टियां और चाक इत्यादि। इससे बर्तनों को अच्छी तरह बनाया और पकाया जा सका। इस कार्य को भी निपुण व्यक्ति या वर्ग ही संपन्न कर सकता था, साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए मृदभांडों का निर्माण करने वाला एक अन्य वर्ग कुम्हार भी इस काल में अस्तित्व में आया। चाक पर निर्मित मृदभांडों अर्थात मिट्टी से बने बर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अधिकतर मिट्टी के बर्तन टोकरी पर बने, हाथ से निर्मित और घुमावदार तरीके से बनाए हुए प्रतीत होते थे। इस काल में चूंकि कृषि से अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता थी, तो इसके लिए भी कृषि में नए नए तरीकों का आविष्कार हुआ। अभी तक कृषि का कार्य अधिकतर स्त्रियां ही करती थीं, परंतु अन्न उत्पादन की मांग में वृद्धि होने के कारण मानव ने बैलों द्वारा हल खींचकर खेती करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसने पशु शक्ति को अपने वश में कर अपना प्रभुत्व भी बढ़ा लिया। अतः इस काल के मानव ने व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को अपना लिया, अर्थात जिसके पास जितना धन उसका उतना महत्व, जो व्यक्तिगत संपत्ति तथा शक्ति का द्योतक था। पहिए वाली गाड़ी की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना और व्यापार करना आसान हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग विशेषीकरण का काल था। यद्यपि इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग भी अस्तित्व में आ गए थे, जैसे धातु विशेषज्ञ, कुम्हार, पंसारी, कारीगर इत्यादि। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग की सामाजिक कार्य निपुणता इस काल में देखने को मिलती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारतीय स्थलों में इनाम गांव प्रमुख है, जो कृषि पर ही आधारित ग्रामीण व्यवस्था में रहते थे। यहाँ पर जातीयता के प्रमाण सरदार का घर बस्ती के केंद्र में होने से मिलते हैं। यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा और अन्न संग्रह के लिए भी स्थान मिले हैं। इस काल में लोग मुख्यतः स्थायी रूप से कच्ची ईंटों या सूर्य की रोशनी में सुखाई ईंटों के बने घरों में रहते थे। लोग गांव में रहते थे, जो खंडरों के ऊपर बसाए जाते थे, परंतु कुछ स्थानों पर जैसे राजस्थान के आहार और गिलुंद के कुछ घरों में पत्थर के दीवारों के प्रमाण मिलते हैं। साधारण घर गारे और पत्थरों के बने होते थे, लेकिन पूर्ण गृह योजना उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत दक्कन क्षेत्र में घरों के प्रमाण जमीन के नीचे मिलते हैं, जिनके छोटे कमरे होते थे। ये लोग चूने से निर्मित फर्श तथा दीवारों पर प्लास्टर करते थे। इनाम गांव में चूल्हों सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों के मकान मिले हैं। यहाँ पर एक घर ऐसा मिला है जहाँ पर 4 कमरे आयताकार एवं एक कमरा वर्गाकार है। यहाँ पर अन्न संग्रह तथा राजस्व के एकत्रीकरण के लिए अलग से व्यवस्था देखने को मिलती है। इस समय जो सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है वह है इस काल के औजारों में आया परिवर्तन, क्योंकि अब तांबे को विभिन्न आकृतियों में सुगमता से ढालकर तथा पीटकर अधिक प्रभावशाली तथा मजबूत औजार बनाए जाते थे। तांबे के औजारों में मुख्यतः चाकू तथा छुरी प्राप्त हुए हैं।
स्थल पर युद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा, बर्छी, तलवार, जो कि तेज धार वाले तांबे से बनाए गए औजार थे। ये औजार एक बार टूटने पर दोबारा ढाले जा सकते थे। इस प्रकार सभी स्थलों से प्राप्त औजारों में अधिकता तांबे के औजारों की मिलती है। इस काल के मृदभांडों में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सभी स्थलों पर तेज गति से घूमने वाले चाक पर बनाई गई मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। जोरवे में कुम्हार द्वारा पहिए पर सुंदर बर्तन के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर शिल्पी के बारे में भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर चरखे व तकलियां मिली हैं, जिनसे इनके सूत कातने तथा वस्त्र निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। ये चाकों पर मृदभांड भी बनाते थे। इस काल में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र तथा चटाइयों के भी प्रमाण मिलते हैं, तथा ये विभिन्न डिजाइनों में बनी होती है। यहाँ पर हाथी दांत से वस्तुएं तथा पकी मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। इसी तरह लगभग सभी स्थलों पर बैलगाड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। इनाम गांव के शिल्पकार अधिक कुशल थे। यहाँ से विशेषतः कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे महंगे पत्थरों के मोती मिलते हैं। इनके आर्थिक जीवन में मुख्यतः व्यापार, कृषि तथा पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ताम्र पाषाणिक काल की लगभग सभी स्थलों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। कुछ स्थलों पर अतिरिक्त उत्पादन के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ये प्राय कृषि को जोतने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। इनकी मुख्य फसलें जौ, गेहूं, बाजरा, चावल, मसूर तथा दालें व तिलहन थी। इसके अलावा कुछ स्थलों पर सब्जियों के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। ताम्र पाषाणिक काल में व्यापार का अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है। लगभग सभी स्थलों पर अतिरिक्त उत्पादन किया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। कीमती पत्थरों, धातुओं इत्यादि के आयात के बदले कृषि अधिशेष को दिया जाता था, जिन्हें इन लोगों को जरूरत से अधिक उपजाना पड़ता था, जिससे वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार में इन्हें प्रयुक्त किया जा सके। यहाँ पर लगभग सभी स्थलों से लोगों की धार्मिक आस्था का पता चलता है। लोग मृतकों का संस्कार अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से एक विशेष विधि द्वारा करते थे। मृतकों के साथ खाने पीने की वस्तुएं आंगन में गाड़ते थे, तो कहीं कहीं मृतकों के साथ मृदभांड और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थीं। परंतु इनाम गांव में ये लोग मृतकों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर गाड़ते थे। यहाँ पर लगभग सभी स्थलों से किसी आराध्य देवी की मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और साथ ही कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाओं को भी पूजते थे। इस काल में बैल की भी पूजा होती थी, क्योंकि उनका प्रयोग भारवाहक के रूप में किया जाता था। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े फैक्ट की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी फैक्ट को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।